नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश शरणागत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो। दोस्तों, आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे डायरिया के रिगार्डिंग, डायरिया से संबंधित वाले, जिसमें आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको मिल ही जाती है। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं ऐसी जानकारी बताऊंगा जो आपको शायद किसी वीडियो में आपको नहीं मिल पाई हो। इतनी बारीकी से और इतनी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा पूरा का पूरा मैं डायरिया के बारे में। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हम बात चालू करते हैं हमारे डायरिया के बारे में। तो डायरिया एक्चुअली किस कारणों से होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरिया होने के कारण क्या रहते हैं। डायरिया होने के जनरली दो कारण रहते हैं। पहला होता है हमारा इन्फेक्शियस, मतलब किसी वायरल की वजह से या किसी बैक्टीरियल की वजह से हमें, इन्फेक्शन की वजह से हमें डायरिया होना। दूसरा होता है हमारा नॉन इन्फेक्शियस, मतलब जिसमें किसी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन हमारे डायरिया के लिए जिम्मेदार कौन होता है? पूरा पूरा हमारा खान पान, हमारी डाइट, मतलब खान पीने की वजह से हमारा जो डायरिया होता है वो होता है नॉन इन्फेक्शियस की वजह से। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर ये डायग्नोज करता है कि आपको किस टाइप का आपको डायरिया हुआ है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है या बिना किसी इन्फेक्शन के हुआ है, मतलब किसी डाइट की वजह से हुआ है। तो उसके आधार पे आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, दोनों के आधार पे डायग्नोज पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली कारण क्या होता है जो किसी वीडियो में आपको मिला नहीं होगा, है ना। होता क्या, जब आप एक वीडियो में बनाया हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें पेट में गुड़गुड़ की आवाज क्यों आती है, मैंने लिंक डाल दिया है, साथ में देख सकते हैं आप उसे जाकर। तो जब हम सबसे पहले हम जो खाना खाते हैं हमारे मुंह के माध्यम से, हमारे वोकल कैविटी के माध्यम से, तो आपको तक दिखने में नहीं जा रहा हूं। तो होता क्या, जब भोजन हमारे जब छोटी आंत में जाता है ना, जब भोजन छोटी आंत में जाता है तो जो हमारा लीवर होता है पित्त का सिक्रेशन करता है। पित्त का मतलब बाइल का जब सिक्रेशन करता है, जब छोटी आंत में जब हमारा भोजन चले जाता है, तो उसी दौरान हमारी छोटी आंत और हमारा पैंक्रियास, है ना, दोनों मिलके और अच्छा डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। मतलब अल्टीमेटली हम ऐसा समझे, जब हमारा भोजन जब हमारी छोटी आंत में पहुंचा तो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए लीवर वहां से बाइल एसिड भेजता है, और बाइल एसिड भेजने के साथ साथ हमारी छोटी आंत में और पैंक्रियास में भी हमारे एंजाइम सीक्रेट होना चालू हो जाते हैं, है ना, और ये भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। लेकिन होता क्या है, जब पैंक्रियास में, लीवर में और साथ में हमारी छोटी आंत में किसी टाइप का कोई भोजन गया हुआ है, लेकिन वो क्या होता है, इन तीनों में से किसी एक से पंगा ले लेता है। मतलब अल्टीमेटली आप ऐसा समझे कि ये भोजन हमारे शरीर को, और मतलब हमारे जो तीनों अंग हैं इनको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है, और किस तरह से हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। मतलब ये हमारी इन तीनों चीजों से किसी से पंगा ले लेता है या फिर तीनों से पंगा ले लेता है। तो ये बोलते हैं जा ऐसे करा, ठीक है, हम भोजन नहीं पचाएंगे, अब जो करना है कर। फलस्वरूप क्या होता है, इसने पंगा ले लिया और फलस्वरूप भैया परिणाम भोगो और तुमको डायरिया हो जाता है। ये पूरा का पूरा सार होता है इन तीनों चीज का। ये तो हो गया हमारा मुख्य बिंदु के तौर पे। लेकिन जो वास्तविक साइंटिफिक हम समझने की कोशिश करें तो इसके लिए बहुत से कारण जिम्मेदार होते हैं कि यार हमें डायरिया क्यों होता है। मतलब अभी तो मैंने समझा है कि डायरिया किस कंडीशन में, इस कंडीशन में होता है, लेकिन इसके लिए जो मेन कारण होते हैं, जो मेन तथ्य इसके जो जिम्मेदार होते हैं, मैं आपको वो समझाता हूं। अब सबसे पहले कि होता क्या है। छोटी आंत में डायरिया एक कॉमन डिसीज होती है, मतलब अल्टीमेटली एक कॉमन टाइप की इलनेस होती है, हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं, सेलियक डिसीज बोलते हैं। जो छोटी आंत में जो कॉमन डिसीज होती है उसे सेलियक डिसीज बोलते हैं। अब सेलियक डिसीज होती क्या है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो होता क्या है कि हमें छोटी आंत को, हमारे जो गेहूं खाते हैं, मतलब गेहूं की रोटी खाते हैं, उससे हमें एलर्जी हो जाती है। होता क्या, गेहूं में ग्लूनेट नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे छोटी आंत में पाए जाते हैं हमारे गुले, उन्हें ये डैमेज कर देता है। तो जिस वजह से हमें क्या होता है, डायरिया हो जाते हैं, एलर्जी की वजह से। जो गेहूं में पाया जाता है ग्लूनेट प्रोटीन, उसकी वजह से जो हमारे गुलाय होते हैं ये इससे रिएक्शन कर जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, फलस्वरूप हमें डायरिया हो जाता है। तो पहला कारण हो गया हमारा छोटी आंत में डायरिया होने का। अब दूसरा कारण और समझ लेते हैं छोटी आंत का। ये होता है हमारा लैक्टोज इंटॉलरेंस, है ना। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है, जो हम डेयरी का दूध पीते हैं या हम पैकेट वाला जब दूध पीते हैं तो उसका जब हमारा छोटी आंत में जाता है तो होता क्या है कि जो डेयरी का दूध होता है उसमें लैक्टोज शुगर पाई जाती है। लैक्टोज शुगर पाए जाने की वजह से जब हमारी छोटी आंत में जाता है तो किसी कारणवश, किसी कारण से जो लैक्टोज को पाचन करने वाली जो हमारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं ये काम करना बंद कर देते हैं। मतलब किसी कारण से ये हमारे लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। और लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से भी हमारी छोटी आंत में डायरिया होना एक कॉमन डिसीज है।
और जो नेक्स्ट तीसरा कारण होता है ये होता है हमारा स्मॉल बाउल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारी छोटी आंत पाई जाती है उसमें बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये करते क्या है, उसका जो भोजन आता है उसको डाइजेस्ट नहीं करते हैं, मतलब जो भोजन पचने के लिए आता है उसको उंगली करना चालू कर देते हैं। फलस्वरूप होता क्या है कि हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता और हमें डायरिया हो जाता है बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ के कारण। हमारा जो चौथा कारण आता है ये होता है कि अब हम भोजन करते हैं, जब छोटी आंत में पहुंचता है तो उस कंडीशन में ये जरूरी है कि हमारा जो भोजन छोटी आंत में बहुत देर तक रुके। भोजन को पचने के लिए जरूरी है कम से कम 3 से 4 घंटा हमारी छोटी आंत में भोजन रुका रहे, तब जाके भोजन हमारा अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो पाएगा और अच्छे से पच पाएगा। लेकिन होता क्या है, किसी कारण से भोजन हमारी छोटी आंत में ज्यादा देर तक नहीं रह पाता। इस कंडीशन में होता क्या है कि हमारा भोजन पच नहीं पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारी छोटी आंत होती है इसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से भोजन ज्यादा तक रुक नहीं पाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सेसिव मोटिलिटी कहते हैं। अल्टीमेटली हम ये समझें कि भोजन ज्यादा तक हमारी छोटी आंत में नहीं रुक पाता है, मतलब छोटी आंत की जो मूवमेंट्स रहती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अपनी जगह से मनमानी हिलने लगती है, मन जानी यहाँ वहां दौड़ लगाने लगती है, जिसकी वजह से भोजन ठहर नहीं पाता और छोटी आंत से भोजन बाहर निकल जाता है, जिससे कारण से भी हमें डायरिया होता है। हमारा पांचवा कारण होता है पैंक्रियाटिस। अगर किसी पर्सन को पैंक्रियाटिस की प्रॉब्लम है, मतलब पैंक्रियास का साइज कम हो जाना, पैंक्रियास का साइज कम हो जाने की वजह से क्या होगा, उससे जो एंजाइम सीक्रेट होता है भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, वो एंजाइम सही मात्रा में सीक्रेट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा और फलस्वरूप हमें डायरिया हो जाएगा। तो एक पैंक्रियाटिस भी इसका कारण होता है डायरिया का। छठवां कारण होता है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट में अगर किसी टाइप से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस टाइम पे हमारे लीवर से बाइल सीक्रेट होने में दिक्कत जाती है। मतलब लीवर तो अगर बाइल का सीक्रेट कर रहा है, लेकिन अगर उसमें कोई रुकावट आ गई है बाइल डक्ट में, है ना, तो उस कंडीशन में बाइल एसिड हमारे पैंक्रियास तक और छोटी आंत तक नहीं पहुंच पाता है। उस कंडीशन में भी भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है और फलस्वरूप हमें डायरिया हो जाता है। तो ये तो मुख्य कारण हो गए अपने कि हमें डायरिया होता क्यों है। ये तो भैया समझ लीजिए कि डायरिया होने की ये कारण है, लेकिन पतले दस्त क्यों होते हैं हम इस चीज को भी समझ लेते हैं, और उससे इतनी ज्यादा कमजोरी क्यों होती है, और हम इस कंडीशन में बीपी लो क्यों होता है, हम इस चीज को भी समझ लेते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल गौर से देखिएगा इस पॉइंट को। क्या हुआ, सबसे पहले भोजन हमारा छोटी आंत में गया, छोटी आंत में जाने के बाद ये भोजन हमारी बड़ी आंत में गया, है ना, और बड़ी आंत के माध्यम से हमारा भोजन एनस के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है ना। लेकिन क्या होता है, जब भोजन छोटी आंत से जब बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत हमारे भोजन में म्यूकस मिला देती है। म्यूकस मतलब जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे मिला देती है, साथ में जो लीवर से जो सीक्रेट होता है बिलिरुबिन, उसे भी इसमें मिला देती है। मतलब हमें इससे समझे कि जब हम लैट्रिन होती है, जब हम मल त्याग करते हैं, तो उस कंडीशन में देखा कि थोड़ा सा मुलायम टाइप का लैट्रिन होता है और साथों साथ उसका कलर पीला होता है ना, मतलब मल का कलर पीला होता है और साथ में चिपचिपा टाइप का मुलायम टाइप का होता है। तो जब बड़ी आंत में जब भोजन आता है तो जो बड़ी आंत म्यूकस को मिलाती है उसकी वजह से हमें मुलायम दस्त होते हैं और साथ में बिलिरुबिन मिला देती है। इसकी वजह से हमारा जो दस्त होता है, जो हमारा मल होता है, उसका कलर पीला पाया जाता है। मतलब और थोड़ा उदाहरण के माध्यम से और समझें कि जानवरों में किसी भी टाइप का जानवर होता है तो उसमें बिलिरुबिन और साथ में म्यूकस दोनों कम कम मात्रा में मिले होते हैं, इसलिए उनके जो होती है पोटी वगैरह उसका कलर अलग रहता है। अब अल्टीमेटली इतनी बातें हमने किए हुए हैं, तो इसका हम लास्ट में सार पूरा का पूरा समझ ले, है ना। जितनी भी चीजें अब तक स्टार्टिंग से लास्ट तक मैंने बताया हूं उन सबका निदान अब इस टॉपिक में है, इस बिंदु में समझिएगा ना। होता क्या है, जब हमारा भोजन छोटी आंत से जब बड़ी आंत में जाता है तो उस कंडीशन में बड़ी आंत में क्या क्वालिटी पाई जाती है कि जब भोजन में जो पानी उपस्थित होता है या जब हम पानी पीते हैं उसका ये एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण कर लेती है। मतलब हमारे जैसे बड़ी आंत में भोजन गया, हमारा पानी पहुंचा, जितना भी पानी होता है उसको पूरा का पूरा सोख लेती है हमारी बड़ी आंत। लेकिन जब होता क्या है इस कंडीशन में कि बड़ी आंत में कोई ना कोई लोचा हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस कंडीशन में जैसे हमारा भोजन पहुंचा तो बड़ी आंत में, तो उसमें से पानी को खींच नहीं पाती है, खींच नहीं पाई, और जो हम पानी पी रहे हैं उसको भी खींच नहीं पाई, पूरे भोजन में मिला दी। उस कंडीशन में पूरी गड़बड़ी आ गई हमारी बड़ी आंत में। फलस्वरूप वो पानी को नहीं खींच पाई पूरे का पूरा और हमें क्या हो गया, डायरिया हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका भोजन जो आपने पचा हुआ है वो आपका
जब लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकलता है तो किसी टाइप से मुलायम कड़ा नहीं, पूरा पतला पतला निकलेगा पानी के साथ वाला, जिससे हम क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं, लूज मोशन बोलते हैं, दस्त बोलते हैं। तो पूरा का पूरा सारे छोटी सी बात में आपका खत्म हो जाता है। अब ये डायरिया तो हो गया, आपके घरेलू उपचार हम क्या दे सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं जिससे हम कम से कम थोड़ी बहुत राहत मिले, हम डॉक्टर के पास जाने से पहले अपना इलाज कर सके। तो इसके लिए क्या होगा, जब आपको डायरिया हो गया तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल उबले सेब 3 से 4 उबले सेब खाते रहिए आप, है ना। साथ साथ केला, दही, जितना लिक्विड है आपका, पानी ज्यादा से ज्यादा, ORS का, जिंक की टैबलेट, जिंक की टैबलेट, है ना, ये आप बिल्कुल कंटिन्यू लेते रहिए। पानी की कमी अपने शरीर में बिल्कुल मत होने दीजिए। अगर पानी की कमी हुई तो उस कंडीशन में आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है ना। क्या हमें नहीं खाना है, अगर आपको डायरिया हो गया है उस कंडीशन में आपको हो सके तो रोटी को अवॉइड करना है। आपको जितना लिक्विड हो सकता है उतना लिक्विड लीजिएगा, दलिया लीजिएगा, अगर खाने हैं आपको दलिया लीजिएगा, खिचड़ी लीजिएगा, ज्यादा हैवी भोजन बिल्कुल मत लीजिएगा, दूध का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा। और दूध का सेवन की वजह से जो हमारे इकोलाई वगैरह होते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसकी वजह से और डायरिया आपका बढ़ सकता है। तो इस चीज को आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा। और मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर हम क्या दे सकते हैं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले तो आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना कीजिए। आप डॉक्टर के पास जाइए, अगर कुछ कंडीशन ज्यादा हो गई तो उस कंडीशन डॉक्टर को लगा तो हो सकता है कि वो आपको इंडोस्कोपी कराए, या हो सकता है कि आपको कोरोनोलॉजी कराए, कोलोनोस्कोपी कराए। तो उस कंडीशन में अगर दस्त नहीं रुक रहा है तो उस कंडीशन में ये कराने की जरूरत पड़ सकती है, या आपको USG सोनोग्राफी की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट देने के बाद जनरली पेशेंट को राहत मिल ही जाती है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देता है, तो सबसे पहले डॉक्टर का देखता है, डायग्नोस करता है क्या इन्फेक्टेड, ये इस टाइप से इन्फेक्टेड है या फिर नॉन इन्फेक्टेड डिसीज है। तो उस कंडीशन में आप वायरल या किसी टाइप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स दवाइयां देगा, या किसी डाइट की वजह से हुआ तो एंटीबायोटिक ना देते हुए प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, लैक्टोबैसिलस, एंटी डायरियल टैबलेट के तौर पे हमारी नॉरफ्लॉक्सिन, टिंडाजोल, ओफ्लॉक्सिन, ऑनडाजोल, बहुत सारे लोगों फैन वगैरह बहुत सारी दवाइयां हैं, इसके तौर पर डॉक्टर दे सकता है। और आपको डॉक्टर सलाह देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ORS का लिक्विड लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीने की कोशिश करना है, उबले सेब खाना है, आपको डॉक्टर सलाह देगा। कुछ ज़्यादा जरूरत पड़ गई या पानी कमी हो गई तो डॉक्टर उस कंडीशन में आपको सलाइन वगैरह लगा सकता है। BP लो हो रहा है आपका तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको RL लगाएगा। हो सकता है शुगर की कमी हो रही हो आपको उस कंडीशन में तो आपको DNS लगा सकता है, उस कंडीशन में आपको डॉक्टर NS भी लगा सकता है, बहुत सारे इंजेक्शन, बहुत सारी दवाइयाँ देके। तो दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट टॉपिक डायरिया को लेकर। ऐसे टॉपिक मैंने कवर करने की कोशिश किया हूँ जो लगभग किसी ने आपको बताया नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि डायरिया क्यों होता है, इसके लिए बचाव क्या क्या कर सकते हैं और एक्चुअली कारण क्या होता है डायरिया का। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक, अपने जान पहचान वालों को शेयर जरूर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।